प्रिय विद्यार्थियों, शुभ प्रभात। आप देख रहे हैं भाषा ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल और मैं आपका हिंदी अध्यापक धनीराम इप्टा। तो आप लोगों ने जाना था अभी पिछले वीडियो में नया रास्ता उपन्यास के भाग 2 के बारे में। इसमें आपको बताया गया था कि जब मायाराम जी दयाराम जी के घर से जा रहे थे तो उन्होंने ये कहा था कि वे मीनू के संबंध में पत्र लिखकर आपको सूचित करेंगे। अब आप जानिए आगे की कहानी। जब अमित और मायाराम अपने घर पहुंचते हैं तो वहां ये देखते हैं कि पहले से ही एक सज्जन उनके घर पर बैठे हुए हैं और वे जो सज्जन हैं वे मेरठ शहर के सबसे धनी व्यक्ति हैं जिनका नाम धनीमल है। जब मालूम चलता है कि सेठ धनीमल जी अपनी बेटी सरिता का रिश्ता लेकर मायाराम जी के पास आए हैं तो मायाराम जी ने ये समझाया कि हम अभी एक लड़की देखकर आए हैं मेरठ शहर में और लड़की भी अच्छी है, कोई कमी नहीं है, लड़की बहुत समझदार है, तो इसके बाद ही हम आपको बता पाएंगे। लेकिन वो जाते जाते सेठ धनीमल जी जाते जाते ये बात कहते हैं कि आप एक बार मेरी बेटी का फ़ोटो देख लीजिए, ये फ़ोटो रखी हुई है, फ़ोटो भी रख देते हैं और कहते हैं कि आप एक बार देख लीजिएगा, मिल लीजिएगा, फिर जैसा आपका विचार बने आप वैसा काम करिए। इसके बाद होता है कि माता जी शायद क्या है कि जो सेठ धनीमल जी हैं वो क्या है कि वो ये कहते हैं कि हम अपनी बेटी की शादी में 5 लाख रुपए देना चाहते हैं। तो माता जी शायद कुछ पैसे की तरफ झुक चुकी थी और वह बोली कोई बात नहीं, हम देखते हैं। तो जैसा कि फ़ोटो किससे देखने से पता चलता है कि सरिता एक साधारण सी रूप रंग की लड़की है, बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं है और वह तो रंग में तो वह मीनू से भी ज़्यादा दबी हुई है, यानी उसका जो रंग है वो मीनू से भी ज़्यादा दबा हुआ रंग था, यानी वो बहुत सांवली थी। लेकिन पैसे के कारण उनकी माँ ने सोचा कि पैसा बहुत है, पैसा आएगा, पैसा मिलेगा, 5 लाख रुपए उस समय बहुत बड़ी बात होती थी। तो इस वजह से वो तैयार हो जाती है, मानसिक रूप से तैयार हो जाती हैं कि हमको लड़की देखने जाना ज़रूर है। अब होता ये है आगे कि तभी अमित ने माता जी से प्रश्न किया, माँ बड़े घर की लड़की क्या तुम्हारे साथ रह सकेगी, क्या हमारे घर के वातावरण में घुल मिल सकेगी। माँ को लगा शायद अमित सरिता के रिश्ते को तैयार नहीं है, इसलिए वह बोली, बेटे व्यवहार का तो किसी का भी पता नहीं है, तो सरिता के बारे में ही कुछ कहा जा सकता है और ना ही मीनू के बारे में। व्यवहार का तो साथ रहने पर ही पता चलता है। फिर भी माँ देख लो तुम ही, कहकर अमित चुप हो गया। उसके पिताजी को भी इस बात का आभास हो रहा था कि बड़े घर की लड़की जो ढेर सारा दहेज अपने साथ लाएगी शायद परिवार वालों के साथ मिलजुल कर न रह सकेगी, क्योंकि जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं बहुत अनुभवी होते हैं, उनकी बात को कभी इग्नोर करना भी नहीं चाहिए। परंतु अमित की माँ ने धन के सपने देखने शुरू कर दिए थे, इसलिए उनको तर्कों के सामने मायाराम जी की एक न चली। अंत में ये निश्चय किया गया कि सरिता का रिश्ता मंजूर किया जाए और मीनू के यहाँ मना करने का पत्र लिख दिया जाए। लड़के वालों के दिल में भी अंतर्द्वंद होता है। जब किसी लड़की को देखने के बाद उसका रिश्ता लेने से इनकार कर देते हैं, वही अंतर्द्वंद अमित के परिवार के सभी सदस्यों के हृदय में था। मीनू के यहाँ मना कैसे किया जाए, इसी सोच में लगे थे। तभी माताजी को एक युक्ति सूझी। युक्ति का मतलब जानते, युक्ति का मतलब है उपाय। उपाय उनके दिमाग में आया और वो बोली कि मीनू की बहन कैसी लगी। मीनू की बहन तो मीनू से बहुत सुंदर ही है। पिताजी ने उत्तर दिया, पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो, रिश्ता मीनू का लेने गए थे ना कि उसकी बहन का। अरे तुम समझते ही नहीं हो, माताजी बोली। माताजी बोली, अरे तुम समझते ही नहीं हो, कल ही उन्हें पत्र लिख दो कि हमें तुम्हारी छोटी बेटी पसंद है। यदि आप हमारे यहाँ शादी करना चाहते हैं तो मीनू से नहीं बल्कि आशा से कर दें। तो इससे क्या होगा। पिताजी बड़े विस्मित स्वर में बोले। विस्मित मतलब वो आश्चर्यचकित होकर बोली, भाई इससे क्या होगा। तो माताजी बोली, अरे होगा क्या, छोटी बेटी की शादी बड़ी से पहले थोड़ी ना कर देंगे, बस रिश्ता अपने आप ही छूट जाएगा। माताजी बड़ी प्रसन्न मुद्रा में बोली,
जैसे उन्होंने कोई महत्वपूर्ण योजना बनाई हो। परंतु ये क्रूर योजना पिताजी की समझ में नहीं आई। वह किसी लड़की वाले का दिल नहीं दुखाना चाहते थे, परंतु पत्नी के जोर देने पर, यानी जोर जबरदस्ती करने पर उन्हें पत्र लिखना ही पड़ा। पर लिखते समय पिताजी बोले, अरे अमित की माँ, मुझसे तो ये सब नहीं हो पा रहा है। देखो ना, हमारी भी तो बेटी मधु है। यदि कोई हमारे साथ ऐसा करे तो क्या बीतेगी हमारे दिल पर। माँ गर्दन हिलाकर बोली, तुम तो बहुत कोमल दिल के हो। जब पैसा पास होता है तो कोई लड़की घर में नहीं बैठी रहती है, अच्छी से अच्छी जगह रिश्ता हो ही जाता है। अमित की माँ पिताजी को उकसाती रहीं और पत्र लिखने को मजबूर कर दिया। पत्र लिखने के बाद पिताजी को लगा कि शायद उनसे कोई घोर अपराध हो गया है। उनकी मना स्थिति विकल हो गई मतलब बेचैन हो गई। उन्हें आभास था मीन्स उन्हें इस बात का उन्हें महसूस हो रहा था, उस पीड़ा का, उस दुख का जो पत्र मिलने के बाद लड़की वालों को होना था। तो आपने इसमें जाना कि माता जी ने जबरदस्ती एक पत्र लिखवाया और उसमें उन्होंने एक जो योजना बनाई थी आशा को पसंद करके मीनू को इग्नोर करने की, तो इसमें ये बात जाहिर थी कि वो कहीं ना कहीं वो ये जान रही थी कि भाई होगा ये कि कोई भी व्यक्ति है अपनी बड़ी बेटी के पहले छोटी की शादी करेंगे नहीं, तो उन्हें मना भी नहीं करना पड़ेगा और उनका काम भी बन जाएगा। तो इस भाग में बस इतना ही है कि माया राम जी जब अपने घर पहुंचते हैं तो उन्हें सेठ धनीमल जी मिलते हैं और सेठ धनीमल जी के मिलने के बाद वहाँ पर पूरी कहानी शुरू हो जाती है। ठीक है, और वो पूरी कहानी जो है वो अंततः यहाँ इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि मीनू के लिए पत्र लिखा जाता है। अब भाग 4 की कहानी अब आप जानिए। भाग 3 में आपने जाना कि किस प्रकार से माँ धन के लालच में सेठ धनीमल की बेटी सरिता को देखने के लिए और मीनू को मना करने के लिए पत्र लिखवाती है। तो यहाँ पर ये कहानी तो थी मेरठ शहर की। जब मेरठ में पहुँचते हैं मायाराम जी तो वहाँ की कहानी थी। अब कहानी शुरू होती है मीरापुर की। मीरापुर में क्या है कि उनका आश्वासन जो था मायाराम जी का कि हम पत्र लिखेंगे, तो पत्र के इंतजार में दयाराम जी और उनका पूरा परिवार इंतजार कर रहा है, बहुत अच्छे से पत्र के लिए इंतजार कर रहा है। होता यह है कि लगभग सुबह के 11 बजे पोस्टमैन के आने का समय हो रहा था। घर में सबको इंतजार था पत्र का, उस पत्र का जिसमें मीनू के रिश्ते की हाँ या ना होनी थी। आशा, रोहित, माँ, पिताजी सब अपनी अपनी बात करने में व्यस्त थे। माताजी को इस बात का शक था कि शायद उन्हें रिश्ता मंजूर नहीं है, इसलिए उन्होंने पत्र नहीं लिखा। पिताजी कहते, अरे भाई, यहाँ से पहुँचने पर घर में सलाह करेंगे और फिर पत्र लिखेंगे, फिर डाक भी तो गड़बड़ हो जाती है। मीनू अपने कमरे में बैठी सबकी बातें सुन रही थी। उसके हृदय की धड़कन तीव्र होती जा रही थी। उसे अतीत की स्मृति हो आई। स्मृति मीन्स याद। उसे जो पुरानी जो घटनाएं घटी थी उसके साथ, जैसा कि हो रहा था उसके साथ, कोई रिश्ता करने को तैयार नहीं हो रहा था, तो उसके मन में वही एक शंका थी कि अब ना जाने क्या होगा। पहले भी कई बार देखकर उसे नापसंद कर दिया गया था। उसे इतनी घबराहट तब भी नहीं होती थी जब उसका परीक्षा फल निकलता था, पर आज ये घबराहट कैसे? वह स्वयं ही नहीं समझ पा रही थी कि उसे क्या हो गया है। तभी पोस्टमैन की आवाज सुनाई दी। उसे लगा शायद अमित के यहाँ से पत्र आया है। वह कल्पना कर उनके हृदय की धड़कन और अधिक तीव्र हो गई। पढ़ाई के परीक्षा फल में वह हमेशा प्रथम आती थी, परंतु इस परीक्षा में वह समझ नहीं पा रही थी कि वह पास भी हो सकती है या नहीं। तभी उसे रोहित की आवाज़ सुनाई दी, जो कि जोर जोर से बोल रहा था कि मेरठ से पत्र आ गया है। पिताजी ने पत्र पढ़ा। एक एक करके सब ने पत्र पढ़ा, परंतु पढ़ने के बाद सबके चेहरों पर उदासी छा गई। क्यों उदासी इसलिए छा गई क्योंकि आपको तो मालूम ही है कि पत्र में लिखा क्या था। घर में मौन छा जाने से, यानी सन्नाटा छा जाने से मीनू समझ गई कि यहाँ से भी वह नापसंद कर दी गई है। वह कल्पना कर उसका दिल रो पड़ा। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसमें क्या कमी है। कुरूप तो नहीं है वह। उसके अंदर एक हीन भावना घर कर गई। शायद वह विवाह के योग्य ही नहीं है। यह सोचकर उसने निश्चय किया कि अब वह विवाह नहीं करेगी।
एक ठंडी सी आह भरकर वह तकिए में मुँह छिपाकर लेट गई। बाहर कमरे में माताजी व पिताजी बातें कर रहे थे। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने आशा का हाथ क्यों मांगा। माँ बोली, मैंने उसी दिन आशा से कहा था कि तू अंदर कमरे में नहीं जाना जहाँ लड़के वाले बैठे होंगे, पर उसने कहाँ सुनी, पहुंच गई वहीं पर। कुछ देर रुककर, देख लिया ना तुमने उसका नतीजा, कहकर माँ ने ठंडी आह भरी। पर मीनू की माँ, आशा तो अभी छोटी है, इंटर की परीक्षा ही तो दे रही है। फिर जब बड़ी बेटी मीनू घर बैठी है तो इस तरह हम उसकी शादी नहीं करेंगे, ऐसा पिताजी ने कहा। हमारी बेटी ने क्या कसूर किया है जिसका फल भगवान उसे दे रहा है। पढ़ी लिखी है, एमए पास है, फिर हमेशा ही प्रथम श्रेणी में पास हुई है। और जहाँ तक खूबसूरती की बात है, माना वो बहुत सुंदर नहीं है, लेकिन देखने में अच्छी लगती है। एक कहकर पिताजी कुछ उदास से हो गए। ये सब बातें मीनू अंदर कमरे में बैठी सुन रही थी। उसने अंदर साहस एकत्र कर वह पलंग से उठ खड़ी हुई। वह दिल ही दिल में निर्णय कर चुकी थी कि अब वह शादी नहीं करेगी। उसके हृदय में अंतर्द्वंद चल रहा था, यानी वह ये निश्चय नहीं कर पा रही थी कि शादी करे या ना करे, परंतु अब वह निर्णय कर चुकी थी कि शादी नहीं करेगी। उसके हृदय में अंतर्द्वंद चल रहा था। अंत में इसी निर्णय को उचित मानकर वह कमरे से बाहर निकली। पिताजी व माताजी के उदास चेहरों को देखकर उसकी आंखें दुख से बोझिल हो गईं। वह उनके दुख को भली भांति समझ रही थी। कितनी अभागन थी वह, जिसके कारण उसके माता पिता इतने परेशान थे। मीनू ने अपने अंदर साहस एकत्र किया और पिताजी से बोली, पिताजी आप मेरी चिंता ना करें, आशा की शादी वहाँ कर दें। मेरे कारण आप अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रहे हैं और आशा की भी जिंदगी क्यों खराब कर रहे हैं। हाँ बेटी, ये सब हमें अच्छा नहीं लगेगा। बेटी, तुम्हारी मना स्थिति को हम भली भांति समझते हैं। मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे लिए इससे भी अच्छा वर देखूंगा। यह कहकर पिताजी ने उसे सांत्वना देने का प्रयास किया। मीनू ने कहा, पिताजी आप इतने परेशान ना हो, मैं अपनी चिंता अपने आप करूंगी। आप आशा की शादी कर दीजिए। देखिए, यहाँ मीनू बहुत समझदार लड़की है और वो ये समझ पा रही है कि भाई अगर उसका रिश्ता नहीं हो पा रहा तो उसकी वजह से उसकी छोटी बहन का भविष्य क्यों खराब हो। और समझदारी का परिचय देते हुए भी उसने अपनी इसी बात को रखा। अब आगे देखिए होता क्या है कि पर इस तरह से जब बड़ी बहन की शादी ना हो और छोटी की कर दें, क्या कहेगा समाज हमें। यही ना कि बड़ी बेटी अभी घर में बैठी और छोटी की शादी कर दी। पिताजी कुछ तेज स्वर में बोले, आप समाज की इतना चिंता करते हैं, क्यों करते हैं। क्या करता है समाज हमारे लिए। ये समाज ही हमें इस तरह की परिस्थिति के लिए विवश करता है। आप समाज की चिंता ना करते हुए आशा की शादी कर दीजिए। तभी पास बैठी माँ बोल पड़ी, बेटी हमारे यहाँ इस तरह का रिवाज नहीं है कि बड़ी बेटी के घर में रहते हुए छोटी की शादी हो। माँ, आप मेरी शादी की चिंता ना करें। मैंने तो निश्चय कर लिया है कि मैं शादी नहीं करूँगी। अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती हूँ, जिससे मैं बोझ ना बन सकूँ। मीनू भरे कंठ से बोली, बोझ? कैसा बोझ? एक बेटी अपने माता पिता के लिए बोझ है? ऐसा कैसे सोच लिया तूने। माँ बोली, माँ आप बुरा मान गई। मेरा मेरे कहने का अभिप्राय ये है, यानी अभिप्राय का मतलब होता है मतलब, ये था कि हर लड़की को भी अपने पाँव पर खड़ा होना चाहिए। यहाँ पर ये मुहावरा है, अपने पाँव पर खड़ा होना। देखिए, अपने पाँव पर खड़ा होने का मतलब होता है आत्मनिर्भर होना, यानी सेल्फ डिपेंड होना। आज के आधुनिक युग में स्त्रियां पुरुषों से कंधा मिलाकर कार्य कर रही हैं। फिर भी मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। मीनू ने बात संभालने का प्रयास किया। मीनू, अपने पाँव पर खड़े होने में तो कोई बुराई नहीं है, परंतु शादी करना भी आवश्यक है। इतनी लंबी जिंदगी पड़ी है तेरे सामने, फिर हमारी जिंदगी का भी क्या भरोसा है। कौन करेगा दुख सुख में तेरी मदद। अपने पति और बच्चों का ही तो सहारा होता है जो वृद्धावस्था में काम करते हैं। पर माँ, अभी मैंने शादी का विचार छोड़ दिया है। आप आशा की शादी की बात चलाएं। ये कहकर मीनू अंदर कमरे में चली गई। माँ और पिताजी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। सिर्फ मीनू के कहने में आकर आशा की शादी कर दें,
अभी भी इसी उलझन में फंसे थे कि इतने में पिताजी के एक मित्र आ पहुँचे। वह उनके घनिष्ठ मित्रों में से थे। सारी बातें ज्ञात होने पर, ज्ञात होना मतलब पता चलने पर, उन्होंने भी यही सलाह दी कि आशा की शादी कर दीजिए। अब देखिए, अब होता क्या है कि यह सब निर्णय लेने के बाद पिताजी ने निश्चय किया कि एक बार मेरठ अमित के पिताजी से मिलकर आना चाहिए। अपने दिल में आशा संजोए आशा का रिश्ता लेकर पिताजी अमित के घर जा पहुंचे। उन्हें बड़ी उम्मीद थी, क्योंकि आशा से शादी की बात स्वयं पत्र में लिखी गई थी। घर में उस समय कोई नहीं था। नौकर ने दरवाजा खोला और दयाराम जी को अंदर बैठा लिया। अभी उन्हें बैठे कुछ ही समय हुआ था कि इतने में कोई सज्जन अपनी चमचमाती कार से नीचे उतरे और अंदर प्रवेश किया। यह ज्ञात होने पर कि मायाराम जी कहीं बाहर गए हैं, वे भी वहीं बैठ गए। बातों बातों में पता चला कि वे शहर के बहुत बड़े धनीमल जी हैं, सेठ हैं, धनीमल जी हैं। सेठ धनीमल जी ने बताया कि उनकी बेटी शर्ता का रिश्ता अमित के साथ पक्का हो गया है। 5 लाख रुपए लगा रहे हैं वे शादी में। यह ज्ञात होने पर दयाराम जी के पांव तले धरती खिसक गई। अब उन्होंने 1 मिनट भी वहां ठहरना उचित नहीं समझा। वहां से वे उठ खड़े हुए। सारे रास्ते दयाराम जी यही सोचते रहे कि उन्होंने आशा के रिश्ते के लिए क्यों लिखा था, जबकि उन्होंने एक धनी घर की बेटी से रिश्ता कर लिया है। कैसे जालिम है ये दुनिया। सब कुछ पैसा ही है इस दुनिया में। इंसान में इंसानियत, शर्म, लज्जा कुछ भी तो नहीं रही। पिताजी के मन में अंतर्द्वंद चल रहा था। घर पर सभी लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि आशा का रिश्ता पक्का हो जाएगा, पर पहुंचने पर दयाराम जी का उदास चेहरा देखकर सभी समझ गए थे कि आशा के रिश्ते के लिए भी मना हो गई है। वास्तविकता जानने पर सबका हृदय मायाराम जी के परिवार के प्रति घृणा से भर गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थी भाग 4 की कहानी। तो आपने भाग 4 में भी ये जान लिया कि मायाराम जी ने जो एक क्रूर योजना चलाई थी, यानी क्रूर जो योजना थी वो उनकी पत्नी, मायाराम जी की पत्नी यानी अमित, ये था क्या कि उसका एक सबसे बड़ा असर ये पड़ा कि केवल मात्र पैसों के लालच में, दहेज के कारण मायाराम जी की पत्नी ने बुद्धि विवेक का काम नहीं लिया और उन्होंने ये बिल्कुल नहीं समझा कि ये काम मानवता के खिलाफ है या नहीं है। उन्होंने एक ऐसा कदम उठा लिया। तो हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभी हम पैसे के लालच में अमानवीय कार्य भी कर जाते हैं, जो कि नहीं करने चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था आपका आज का वीडियो और अब मैं आपको कल भाग 5 और 6 की कहानी बताऊंगा और इसकी व्याख्या भी करूंगा।